कहाँ है होमवर्क तुम्हारा? हर्षिता का आया था तब तक मेरे को बस। देवेंद्र का आया है और बाकी लोग का कहाँ है भाई होमवर्क? क्यों सार्थक, सेंड वेंड करना बंद कर दिया क्या तुमने? आर्य तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? और ओवर स्मार्ट बन रहे हो तुम लोग। कहाँ है होमवर्क तुम्हारा? 4 दिन बाद अगर कोई बोलेगा ना मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ग्रिप नहीं बन रही है, तो यही कारण है, याद रखना। समय के साथ साथ उसको नहीं करोगे, बाद में आराम से फुर्सत से करोगे, ऐसा लगेगा तो तुम कोई दुनिया में पहली बार जेई लिखने नहीं जा रहे हो जो ऐसा कर रहे हो। स्टैंडर्ड गलती है, सभी कर रहे हो, सभी भुगतोगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग। अगर दो इवेंट है, ठीक है, तो पी ए बाई बी का क्या मतलब होता है देखो। पी ए बाई बी का ये मतलब होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ रहे हो? आ जाओ, फिर से देखते हैं। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। अब यहां से हमारा ना थ्योरम वाली प्रोबेबिलिटी चालू हो जाती है। समझ रहे हो? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ओवर। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में थ्योरी जीरो है, जीरो थ्योरी। बस तुम्हें डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम करने हैं जो पीएनसी बेस्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये जैसे मेरे को याद है इसका स्टेटमेंट, अपने समय से ही याद है, और एज इट इज याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें सर्च करना होगा ये पैटर्न को, है ना, उसमें अप्लाई करके देखना होगा। और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका जो डेफिनेशन का फॉर्मूले का वो निकल करके आता है ना, फॉर्मूला जो बनता है वो ऐसे बनता है, देखो। ये क्यों बन रहा है मैं 1 मिनट में बता रहा हूं। ठीक है, पहले इसका एक बार वेन डायग्राम में इंटरप्रिटेशन देखो। ये कोई इवेंट ए है, ये कोई इवेंट बी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि बी तो हो गया है, बी हो चुका है, तो ये बताओ कि अगर बी हो गया है तो ए हो गया है, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो अगर बी हो गया है, उसमें ए के होने का रीजन ये वाला है, ठीक है ना। देखो बी ऑलरेडी हो चुका है, और बी अगर हुआ है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछा है उसने। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है, वो बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर बी हो गया है तो ए कितने बार में हो सकता है। आई होप तुम समझ रहे हो कि पहले नंबर नंबर लिख रहे हैं, फिर होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी द फेवरेबल केस, कि अगर बी हो चुका है तब जाकर के ए भी हो गया है उसके बाद, है ना। और बी के होने का कितना था टोटल तरीके से, बी कितना हो सकता था, ठीक है। तो ये तरीका है। अब इसको अगर हम लोग टोटल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा ये फॉर्मूला आएगा। एक बार क्वेश्चन के वर्ड्स देखना तो तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी तो थ्योरेटिकली बता रहे हैं तो फिर उतना क्लियर नहीं हो रहा है। देखो,
आता हूँ उस पर। रुकना। जस्ट मिनट ना, यहाँ पे इनफ एग्जांपल्स इन्होंने उसको इलस्ट्रेट नहीं किया है। चलो देखते हैं एक बार। वर्ड्स पहले एक बार फिर फाइनली देख ले रहा हूँ। इफ ऑलरेडी बी हैज अकर्ड, तो उसमें ए के होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसका वेन डायग्राम से ऐसे समझते हैं कि बी ऑलरेडी हो चुका है ये रीजन में, उसमें ए के होने के चांसेस कितने हैं। तो ऑफकोर्स तुम्हें ये रीजन गिवन कंडीशन है ना, ये तो पहले बात गिवन है, उसके बाद ये अकरेंस होने के कितने चांसेस हैं ऐसा बोला जा रहा है। तो हम इतना डिवाइडेड बाई, या तो इतना सोच लें, या तो इतना डिवाइडेड बाई होल अपॉन इतना डिवाइडेड बाई होल सोच लें। इस क्वेश्चन पे आओ, देखते हैं अगर यहाँ पे वो चीज़ इंप्लीमेंट हो पाती है तो। इन ड्राइंग two balls from a box containing 7 red and 4 white balls without replacement। अब इनमें ना ये रिप्लेसमेंट वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब तो तुमने उसके अंदर डाला ही नहीं जो चीज निकाला था एक बार। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये तो इंडिपेंडेंट वाली बात आ गई। इंडिपेंडेंट वाली बात मैं एक बार समझाऊंगा तुम्हें। इंडिपेंडेंट वैसे तो हमने बोल दिया था इंडिपेंडेंट में कि एक के हो जाने का दूसरे पे कोई असर नहीं होना, इंडिपेंडेंट है। बट उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा सरल है, समझो मैथमेटिकली एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो हम बोल देते हैं कि इंडिपेंडेंट है करके। ठीक है, तो देखो इसने डिफाइन किया है कि ई बी द इवेंट रेड ऑन द फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ में रेड कैसे निकलेगा, 7 और 4 है ना। ठीक है, एक बॉक्स में समझ रहे हो 7 + 4 लोग हैं, तो 7/11 रहेगा। ठीक है, और एफ को क्या इसने इवेंट डिफाइन किया है, रेड ऑन द सेकेंड ड्रॉ। ठीक है, तो इसने कुछ गड़बड़ किया है।
ऑफ कोर्स ये 6/11 होगा। अगर सेकेंड ड्रॉ पे निकाल रहे हैं, अगर फर्स्ट ड्रॉ हो चुका है तो, है ना, इफ द फर्स्ट ड्रॉ हैज अकर्ड, और अगर वो रेड है तो सेकेंड ड्रॉ पे तो 6/11 रहेगा। चलो रुको यार, कहीं से कुछ क्वेश्चन लाता हूँ, क्वेश्चन खुद बनाते हैं देखो। फोर ग्रीन है मान लो। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट second ball drawn is red given first ball drawn was also red। कॉमन सेंस से सोचो क्या आंसर होगा। फर्स्ट बॉल ड्रॉन अगर रेड था तो सेकंड बॉल भी रेड निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये दे चुका है पहले कि एक है ना, नो रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया गया, उसमें निकाला और बाहर फेंक दिया। समझ रहे हो क्या? नो रिप्लेसमेंट पहले बार में निकाल करके उसमें नहीं डाले वापस। ठीक है, ये वर्ड को तुम्हें ढूंढना ही होगा, नो रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट को ना। तो एक निकाल लिया गया है तो 10 लोग बचेंगे, तो 6/10 होगा ना। ठीक है, तो वैसे तो ऐसे ही आंसर बता दिए, लेकिन इसको उस थ्योरम से कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A1, है ना, मतलब व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड इज, ये कैसे आ रहा है देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ये क्या चीज़ है जानते हो? इसको कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनते जाना, हर एक वर्ड का मतलब है इसमें। ये जो ऊपर वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड देन B। ठीक है, देन वर्ड को मैं अपने तरफ से डाल रहा हूं, तुम चाहो तो देन वर्ड मत डालो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B बोल लो, मतलब पहला भी रेड निकले और दूसरा भी रेड निकले। क्या है ये समझ रहे हो ना? रेड 1 वर्सेस रेड 2 लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब B क्या है, जो ऑलरेडी अकर हो चुका है कि फर्स्ट वाज रेड। ठीक है, फर्स्ट वाज रेड, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड देन B, जस्ट एक मिनट ना। बेसिकली देखो, मैं क्यों यहाँ पे अटक जा रहा हूँ, क्योंकि ना ये फॉर्मूले को यूज़ थोड़ा अदर वे राउंड ही करते हैं। हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज़ ऐसे कर रहे हैं करके, ए हो जाए उसके बाद बी हो जाए, इस बात की ए हो जाए और बी भी हो जाए। ठीक है ना, देन को अपने से कभी कभी डालना पड़ता है अगर किसी जगह पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो। इसका ये मतलब होता है कि
बी तो हो चुका है मान लो, ठीक है, और उसके बाद में जब बी हो चुका है तो ए के होने के कितने चांसेस हैं, इस तरीके से ए और बी दोनों हो जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकलती। तो यहाँ पे लॉजिकली तुम खुद सोचो कि मैं अगर बोलूँ कि R1 हो जाए फिर R2 हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो तुम क्या बोलोगे, R1 भी हो जाए R2 भी हो जाए, तो दोनों सीक्वेंस में होने चाहिए ना। तो एक बार 7/11 रहेगा और एक बार 6/10 रहेगा दूसरा वाला होने का, ठीक है, तो वो निकल कर कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आई नो कि ये पॉइंट प्रूव नहीं हुआ क्योंकि इसी चीज़ का यूज़ कर लिया हमने काइंड ऑफ, ठीक है, बट ये आंसर दे तो यही रहा है। ठीक है, ये कैसे होगा, मतलब पहले वाला रेड और दूसरे वाला R2 कैसे निकलेगा, तो पहला वाला भी होते रहे और फिर दूसरा वाला भी होते रहे, तो ये तो ऑटोमेटिकली कट जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आंसर यार है। रुको यार, थोड़ा बेटर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, नहीं मज़ा आया इसमें। फिलहाल तो तुम ना यही मान करके चलो कि जब ये पूछा जाता है व्हेन ऑलरेडी बी हैज़ अकर्ड तो ए के होने के कितने चांसेस हैं, तो वो ये एरिया, छोटा एरिया अपॉन ये टोटल बी का एरिया से रिप्रेजेंटेड रहता है, ठीक है। ये नंबर देखो ना, जब बी हो गया तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या रह गए हैं, 1 2 और 3 से मैं इसको मार्क कर देता हूँ पहले, 1 2 3 से। तो जब बी हो गया है तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या रह गए हैं, 2 + 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 + 3 रह गए हैं। उसमें हम किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, 2 के होने की, तो 2/2 + 3 ही रहेगा ना ये प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज अकर्ड, तो ए हो गया है इस बात की, ठीक है। अब ऐसे सोचो यहाँ पे अगर तुम्हें और इसको थोड़ा इंटरनली बसाना है तो, कि हम लोग इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकालते हैं फिजिकली फील के साथ में। सुनते जाना। मान लो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला है, मैंने बस बोला है मान लो कि तुम्हें ए के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और कुछ भी अलग कंडीशन नहीं दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इन दिस यूनिवर्सल सेट करके मान लो, है ना। तो अब तुम क्या बोलोगे, 1 + 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए बोल रहा हूं मैं, अपॉन 1 + 2 + 3 + 4, यही बोलोगे ना। डेफिनेटली ये बोलोगे कि अगर मैं सिर्फ ए के अकरेंस का, सिर्फ मतलब ए और कोई कंडीशन नहीं दिया है मैंने, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, तो तुमने पूरे दुनिया में क्यों ढूंढा, पूरे दुनिया में इसलिए ढूंढा क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन नहीं था, कुछ भी हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थी सोचने की, ठीक है। नाउ ही इज सेइंग दैट व्हेन ऑलरेडी बी हैज अकर्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, ठीक है। तो फिर तुम क्या सोचोगे कि अब वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सोचने में कि बी के ही पूरे डोमेन में ढूंढो करके, बी के डोमेन में ए कितनी बार होता है करके, ठीक है। तो वो डोमेन को ही बोल देता है कि अब डोमेन, तुम छोटा डोमेन में सोचो कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, ठीक है। अब सोचो मान लो कि अगर कोई बंदा फिर भी इस रीजन को सोचता है, ये स्टेटमेंट होते हुए भी अगर वो इस रीजन को सोचता है और कुछ आंसर देता है 1/1 + 2 + 3 + 4 करके, तो 1 में तो भाई बी नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो विद इन दिस गिवन गिवन प्रीमाइस की बी हो चुका है, हमें ए के बारे में बात करना है। क्लियर है क्या अब देवेंद्र। हाँ सर, मतलब वही पूछ रहे हैं ना कि अगर बी हो चुका है तो ए भी हो चुका है, इसकी कितने प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो ऐसे अभी सोच सकता है इस वेन डायग्राम से कि तुझे ऐसा सोचना पड़ रहा है तो, ठीक है।
सोच सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तू जो वर्ड्स यूज कर रहा है ना वो 100% करेक्ट वर्ड है, बट जो मोर ऑफन वर्ड हमें इस्तेमाल होंगे वो मैंने यहाँ पे लिख करके बताया है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी का होना तो श्योर ही है, तो हाँ ए बी, कितना, हाँ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी है, हाँ यही बोला गया है। बी तो हो चुका है, तो श्योर इवेंट बन चुका है ना वो। हाँ सर। ठीक है। अब इसको हम लोग हमेशा यूज ना वो तरीके से करेंगे कि ए भी हो जाए देन बी भी हो जाए, है ना। ये मेरे हिसाब से ना यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये काफी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें बोला जाए कि एक इवेंट हो जाए फिर दूसरा इवेंट भी हो जाए, जा करके पहला रेड भी ड्रॉ कर लिया फिर दूसरे में जा करके भी रेड ड्रॉ कर लिया, तो पहले में तो रेड ड्रॉ कर लिया हमने, और जब रेड ड्रॉ कर ही लिया है, और जब रेड ड्रॉ कर ही लिया है तो फिर दूसरा भी रेड हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है करके। ठीक है, तो दिस वे इट इज रेड। और अगर मैं इसको अदर वे राउंड देखूं कि बी व्हेन ए हैज अकर्ड, तो तुम क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विजुअली याद रखो जो नीचे में रहता है वही नीचे में आ जाता है, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो इसके बेसिस पे फिर अपन देखते हैं इसको। तुम्हें वेन डायग्राम से सोचना है, ये बात याद रखना। कंसिडर टू इवेंट व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, लिख देता हूँ मैं। कंसिडर टू इवेंट्स व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। E1 number is greater than 3, E2 number is prime। ठीक है, अब ये बताओ कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑलरेडी प्राइम है, ये तो पता है। ठीक है, तो उसके 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इट इज ऑलरेडी गिवन कि वो प्राइम तो है। ठीक है, तो E1 को अगर मैं बनाऊं और E2 को बनाऊं, तो E1 में क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 3, और ये प्राइम है E2। प्राइम कौन कौन होता है यार, 5 होता है, 3 होता है, अरे चल ले, 2 3 5 होता है, और यहाँ पे 3 4 5 होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 3 है, 4 3 5 2, ये आया है। ठीक है, अब हमें हमेशा वैसे सोचना है कि भाई E2 तो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब तो बता सकते हो तुम, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 तो है। ग्रेटर देन 3 में 4 5 6 होगा ना? अरे हाँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 5 6 है यहाँ पे, 3 नहीं है, तो 3 इनके कॉमन में नहीं है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, जब E2 ऑलरेडी अगर हो गया है तो E1 के होने के चांस कितने हैं, तो क्या आंसर होगा, हम रीजन 2 अपॉन रीजन 2 प्लस 3 बोलेंगे। वहाँ पे हमारे फेवरेबल केस एक ही है, टोटल केसेस वहाँ पे 3 है।
आई थिंक यू हैव गॉट इट। इसका आंसर बताओ फिर। अगर मैं मैथमेटिकली ये लिख दूं, ये, तो इसका क्या मतलब होगा? E2/E1 बार। रीजन सोचो क्या रीजन होगा इसमें करके। वन तो बाहर है ना इसके, देखो वन तो यहाँ पे नहीं है इतने में, तो वन यूनिवर्सल सेट में कहीं बाहर में है। ये 3/2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो E1 बार हो चुका है ना, मतलब एक रीजन 4 भी मार्क कर देता हूँ। E1 का बार तो 3+4 है। उसमें E2 हो रहा है, 2+3 है। तो 3+4 में बस 3 है ना। देखो जो ये सबसेट है उसी का ही तो हिस्सा हो सकता है ना ये, तो इसलिए 2 को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि उस वाले रीजन में तो बस 3 है। तो क्या आंसर आ रहा है इसका, वैल्यू बताओ। क्या आंसर आ रहा है इसका? 3 में कितने लोग हैं? 2 लोग रखे हुए हैं। और 3+4 में कितने लोग हैं? 3 लोग रखे हुए हैं, तो ये आंसर है। हाँ सर। ठीक है। ठीक है क्या हर्षिता? अब इतने से तुम्हें जैसे भी समझना है तुम समझो। वर्ड्स वही हैं कि अगर एक हो चुका है तो दूसरे के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें। ठीक है। तो ये मैथ्स करना फिर, ये तो सरल है आई थिंक। कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, ये निकालना है। तो रीजन बनाना पहले तो तुम खुद, इतना ये टेक्निकल मैथमेटिकली मत जाना प्लीज। तुम कुछ सोच लेना या फिर जैसा भी तुम्हें करेक्ट लगे देख लेना तुम। इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, चलो एक बार।
सिंपल क्वेश्चन है ना, हो गया ये। आई थिंक हो गया होगा सब लोग से। हाँ, इनमें नहीं लग रही है, बस वेन डायग्राम थ्योरी को थोड़ा वो करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन का आंसर दो तुम, कि ये जो दो डायग्राम है, ठीक है, इनमें कौन सा हमारा रिक्वायर्ड केस है करके। सॉरी, दिखने लगा क्या? इनमें से कौन से केस में ये स्टेटमेंट वैलिड है, ए वाले में या बी वाले में? हर्षिता एंड आर्या, ट्राई करो आंसर देने का, सार्थक ऑल्सो। क्वेश्चन ये है कि अगर ये दो वेन डायग्राम है, तो किस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू 1 लिखेंगे, कि दोनों में लिखेंगे, ए और बी दोनों में? ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है। तुम लोगों को ये पूछा जा रहा है कि बी ऑलरेडी अगर हो गया है तो ए 100% हुआ हो। ठीक है, मतलब बी ऑलरेडी अगर हो गया है तो ए 100% हुआ हो। तो डेफिनेटली ये आंसर होगा। क्यों ये नहीं होगा? ये गलत आंसर होगा। देखो बी हो चुका है ना, बी हो चुका है, उसके अंदर ए 100% प्रेजेंट है बोल रहा है। अब मान लो मेरा बी का ये वाला पार्ट हो चुका है, ये वाला पार्ट बी का, तो इसमें ए है क्या? अगर
ठीक है, थोड़ा सा इस बात में थोड़ा सोचो कि कुछ नंबर डाल करके देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे करके। बी है, ए है, 1 2 3 4, तो अगर ए हो ही गया है तो ए का तो ये भी पार्ट हो सकता है ना भाई। अच्छा, इसमें बी के हिसाब से सोचे तो बी हो ही गया है तो पक्का ए हो ही गया है ना फिर। ए है जकड़, थोड़ा सा ट्रिकी है, सोचो इसके बारे में। बी अकड़, अगर ये वाला बी अकर हो गया है तो ए अकर नहीं हुआ है फिर। बी का अगर ये वाला हिस्सा अकर हुआ है तो ए हैज नॉट अकर्ड। ठीक है, और कैसे सोचते हैं इसको? इसका मतलब क्या बोला था हमने सोचने के लिए कि बी तो पहले, बी के अंदर तो पहले घुसो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बी को डोमेन मानो और उसके अंदर 100% ए मिल रहा है कि नहीं ये सोचो। तो बी को डोमेन मान लिए, उसके अंदर गए तो उसके अंदर तो अच्छा पक्का 100% ए है। समझ रहे हो ना? बट यहां पे इसने बोला कि बी को डोमेन मान लो, तो तुम क्या करते हो मतलब, समझ रहे हो मतलब? रीजन वाइज अगर मैं लिखूं तो इनका मतलब इन दोनों में क्या निकल करके आएगा। ये 1 रीजन है मान लो, ये 2 रीजन है मान लो, ये 1 रीजन है मान लो, ये 2 रीजन है मान लो। तो मेरे को इसमें बोला बी, बी डोमेन में ही सोचो, तो मतलब मैंने अपना आपको रिस्ट्रिक्ट कर लिया बी में। फिर बी के अंदर में ए को ढूंढने गया मैं, तो बी के अंदर में ए 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो बी, बी को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपने अंदर में, तो 1 + 2 ये मेरा बी का डोमेन है। ठीक है, बी हो चुका है। अब उसमें ए होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1, इसलिए नॉट इक्वल टू 1 हुआ ये आंसर। ठीक है क्या हर्षिता? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे आते हैं। भाई ये सब बना लोगे ना अब तुम? ये कितना बाई कितना बोल रहे हैं अगर मैं तुम्हें पूछूं, कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया है तो तुम्हें तो रीजन मार्क करना है बस। 1 2 3 4, ये पूछा हुआ है हमसे, ए इंटरसेक्शन बी बार क्या है बता सकते हो? पहले ए लिख लो पूरा का पूरा, ए 1 और 2 है 1। यहाँ पे, और बी बार है हमारे लिए 1 और 4। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी बार जो है वो 1 है। तो 1 वाले रीजन की टोटल के साथ ना, यहाँ पे तो बस इसकी बस बोलिए ना प्रोबेबिलिटी, ये रीजन ढूंढ लिया हमने और टोटल रीजन से डिवाइड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 से। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। यहाँ पे समथिंग डिवाइड, डोमेन यहाँ पे फिक्स नहीं किया, ऐसा करके नहीं बोला है। अगर ऐसा बोला होता तो वो बात अलग होती। ठीक है, क्या आंसर होता है इसका बताओ? 0। ठीक है, इसका 0 आंसर होगा, क्योंकि भाई तुम पहले बात तो बी के डोमेन में ऐसा कुछ ढूंढने गए हो, वो तो है ही नहीं बी के डोमेन में। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो हैं जिनमें अगर एक हो जाए तो दूसरे के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम लॉजिकली वर्ड्स में सोचो, बी हो चुका है तो ए के होने की उसमें प्रोबेबिलिटी बताओ, बी के अंदर में ए है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जब मैंने बोल दिया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो बी हो ना हो ए को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा। सिमिलरली बी और ए अगर इंडिपेंडेंट है और अगर ए हो गया है तो बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर ए हो गया है तो बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी?
उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता ए वाले से उसको। ठीक है, तो टेक्निकली ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है फिर कि ए अपॉन बी ये होता क्या आखिर में, ए इंटरसेक्शन बी होता है अपॉन बी होता है ना। ठीक है, तो ये कितना है, ये पी ए है ये वाला बात, तो पी ए इंटू पी बी रहेगा। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर अप्लाई करने आता है तो। ठीक है, एक बार रिकनेक्ट हो फिर उसको एक बार में देखते हैं।